कि मेरे जन्म राजपूत समाज में हुआ, ये मेरा कोई अपराध नहीं है। खैर, जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी के 50 एनबीडब्ल्यू वारंट थे, 50 से अधिक एनबीडब्ल्यू वारंट थे, विभिन्न कोर्टों में एनबीडब्ल्यू वारंट थे, लेकिन कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। कोई जामा मस्जिद के 8 चिड़ियां चल। धनंजय सिंह को पूरी तरह से राजनीतिक साजिश, राजनीतिक षड्यंत्र, बदले की भावना, राजनीतिक रूप से अपमानित करना, सामाजिक रूप से अपमानित करना, और रोहिंग्या जो भरे पड़े हैं, घुसपैठिए भरे पड़े हैं बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में उनके वोट बना दिए गए। कुछ लोग उनके, ये इनको परेशानी इस बात से है जो उन्होंने रोहिंग्या और घुसपैठिए बुला बुला के वोट बनवा लिए हैं, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। हाई कोर्ट वो कहां आते हैं? सुप्रीम कोर्ट उनको सुनता है, कहता कोई बात नहीं, बोल लिया, नेता है हमारे देश। और जब उन पर बोल दिया जाए तो मौलाना मदनी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के कई चर्चित मामलों में बड़ी दबंगई के साथ अपनी बातें कोर्ट में और कोर्ट के बाहर रख चुके हैं। लखनऊ और कैलिफोर्निया से पढ़े हैं। एक पुलिस अधिकारी के घर उनका जन्म हुआ, जमींदार परिवार से आते हैं और बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत प्रश्न मेरा आपसे यही है कि विदेश से भी पढ़ाई की और आपने लखनऊ से भी पढ़ाई की। बहुत से बच्चे देश से बाहर जाकर पढ़ते हैं, वकालत में क्या फर्क है दोनों जगह का? क्योंकि आजकल न्यायपालिका भी कटघरे में है, शक की निगाहों से कई लोग देख रहे हैं। Where there is a will, there is a way। जहां इच्छा शक्ति है जिस बात के लिए, चाहे देश में रहो चाहे विदेश में रहो, लेकिन अगर आपको अपने देश से प्यार है, महात्मा गांधी विदेश में थे लेकिन उन्हें अपने देश से प्यार था, उन्होंने छोड़ दी बैरिस्टर और आगे भारत उतर आए, जाके साउथ अफ्रीका से प्रेरणा ली इधर आ गए। कई लोग हमारे देश विदेश में पढ़े, बाहर रहे, लेकिन उन्हें देश से प्यार है, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रहित सर्वप्रथम होना चाहिए, तो उसे देश के लिए करना चाहिए। वकालत के पेशे में मेरे माता पिता को लगा कि गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के लिए न्याय की लड़ाई, जिसमें सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग शामिल हैं, तो उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैंने वो लड़ाई लड़ रहा हूं। बचपन में जो बहुत छोटा था तो सिलेबस में आता था, एक कविता आई थी, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। सर, आप यूपी की पृष्ठभूमि से आते हैं। हमारे पूर्वांचल यूपी बिहार की तरफ डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब एक इस तरह के पेशे के लिए माँ बाप कहते हैं कि पढ़िए। पिता आपके पुलिस अधिकारी, तो एक और पुलिस और वकील दो आमने सामने के पेशे हैं। कई रील्स भी वायरल होती है। तो वो खुद उन्होंने आपसे कहा या आपकी एक समझ थी कि नहीं वकालत करनी है, इसको लेकर? मेरी कोई समझ नहीं थी और किसी बच्चे की समझ नहीं थी। आज के बच्चों की तो होती है, खासकर उस समय के बच्चे की समझ नहीं थी। मुझे पहले आर्मी के स्कूल में भेजा गया देहरादून में, तो वहां का सिलेबस मैंने कई महीने रह के शुरू कर दिया और मैं स्टार्ट होने लगा। वहां की तैयारी करनी पड़ती है, तो एक मेरे आर्मी के मस्ताना जी थे, उन्होंने मुझे उसके लिए किया। तो मुझे वहां जब भेजा तो मेरे माता पिता तो सर्विस में थे, लेकिन माता को मेरी लगा कि शायद मैं अकेलापन लगा, एकाकीपन लगा, तो उन्होंने वहां से बुला लिया। मेरी इच्छा पहले होती थी कि मुझे पायलट बनना है, अच्छा लगता था जहाज उड़ते हुए, नीचे से ऊपर देखो, यही तो व्यक्ति का जीवन है। जब नीचे से ऊपर देखो तो जहाज उड़ते हुए अच्छा लगता है, और ऊपर से जब देखो तो विंडो खिड़की लोग प्रेफर करते हैं कि विंडो मिलनी चाहिए, सीट विंडो वाली मिलनी चाहिए जिससे ऊपर से नीचे देखें। यही दुनिया का कंसेप्ट है। तो मुझे लगता था कि मुझे बनना चाहिए, लेकिन फिर वहां नहीं, जब वहां नहीं, फिर अपने माता पिता के साथ ही मैं पढ़ा। उन्होंने जैसा पढ़ाया वो पढ़ा। उसके बाद उन्होंने लॉ के क्षेत्र में भेजा। उन्होंने कहा नहीं, इसकी जरूरत है देश को। शायद वो अच्छे पुलिस अधिकारी थे, इसीलिए उन्हें ऐसा लगा होगा कि शायद लोगों को न्याय की, कानून की, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, या लीगल अवेयरनेस नहीं है।
कई बार आज भी लीगल अवेयरनेस अभी पूरी नहीं हो पाई, यद्यपि कि हमारी लॉ मिनिस्ट्री, मोदी जी, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री जी, हमारी सुप्रीम कोर्ट की लीगल अवेयरनेस टीम बहुत काम कर रही। हम भी लीगल अवेयरनेस के लिए पूरे देश में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन पहले से अब में लीगल अवेयरनेस में बदलाव आया, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें अभी भी जरूरत है, होना चाहिए। सर, आप करनी सेना और तमाम राजपूत संगठनों के वकील हैं, संरक्षक के तौर पर काम करते हैं। आपसे सवाल मेरा यही है कि आज देश की जो राजनीति है, कोई पीडीए की बात कर रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कोई ओबीसी की बात कर रहा है, कोई अम्बेडकरवाद की बात कर रहा है, तो आप जो ये राजनीतिक संरचना इस देश में बन रही है और पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन संविधान तो व्यापक तौर पर सबको लेकर चलने वाला है, इस तरह की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत तो सर्वधर्म संभाव है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा मूल मंत्र है और इसको मैं लेके चलता हूं। मैं राजपूत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय समाज न्यास और विभिन्न राजपूत विकास समिति, इन सब के बहुत से संगठन हैं। क्योंकि मेरा जन्म राजपूत समाज में हुआ, ये मेरा कोई अपराध नहीं है खैर, लेकिन अब ब्रह्मा जी से जहां भेजा वहां हम आ गए तो उसमें है। लेकिन मैंने सभी धर्म के लोगों के लिए बराबर लड़ाई ली, सभी जाति के लोगों के लिए लड़ाई ली। मैं कभी जाति में विश्वास नहीं करता, धर्म में भी विश्वास नहीं करता। ये सब व्यक्ति के, जब आप सत्यता पे चल रहे हैं, जब आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये सब चीजें छोटी हो जाती हैं। जैसे आप नीचे चल रहे हैं तो आपको सब घर लगेंगे, रोड लगेंगे, किनारे बड़ी रोड लगेगी, छोटी रोड लगेगी, गली लगेगा, चौराहा लगेगा। जब और ऊपर उठते हैं तो कम हो जाते हैं, और ऊपर उठते हैं तो एक शहर भी छोटा लगने लगता है, ऊपर से ऊंचाई बढ़ती है। तो मैंने ये फील किया कि इस तरह की सोच अच्छी नहीं है। देखिए, आप अगर राजपूत, चलो आप, मैं करणी सेना की मैंने वकालत की, पद्मावत की वकालत की, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए इसके लिए वकालत की, सुखदेव गोगामेडी रहे या जो रहे, सबके लिए काम किया। आदरणीय मानवेंद्र सिंह पूर्व मंत्री रहे भारत सरकार के, सांसद मथुरा से, हेमा मालिनी से जो पहले थे, और महेंद्र सिंह तंवर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, इन सबके लिए लगातार हाथरस प्रकरण हुआ तो वो लेके गए, रेप प्रकरण हुआ था उसमें गए, उसमें यार की राजपूतों के लिए था, लेकिन वो एक लेके गए तो जो भी जिस तरह से, लेकिन उसी हाथरस में जब भगदड़ हुई और नारायण साकारहरि भोले बाबा करके, जाति नहीं होती कोई, संत की कभी कोई जाति धर्म नहीं मानता हूं, लेकिन वो दलित समाज से आते थे, तो उसी में मैंने वो लड़ाई लड़ी, और केवल लड़ी नहीं, नारायण साकारहरि भोले बाबा को एसआईटी से क्लीन चिट, माननीय ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्लीन चिट, माननीय न्यायिक आयोग से ट्रिपल सदस्यीय जांच थी, वहां से क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, चार्जशीट में क्लीन चिट, हर जगह उन्हें क्लीन चिट दिलाई और उनके साथ न्याय किया, क्योंकि झूठे नहीं फंसाए जा सके और झूठे नहीं फंसाए गए। जो सत्य था, सत्य को रखा। तो मैंने ये समझ के नहीं लड़ा कि दलित समाज, मैंने ये समझ के लड़ा कि वो नारायण साकारहरि मानव धर्म की सत्य था, सत्य है और रहेगा, और सत्य के पथ पर चलते हैं। वहां कोई चंदा, दान पात्र, चढ़ावा इस तरह का नहीं है, झूठा आडंबर अंधविश्वास नहीं है। तो मैंने वो लड़ाई लड़ी और जीती। लेकिन सर, जो उस दिन भगदड़ हुई, कई जांच रिपोर्टों में आया कि बिना प्लान्ड था, जो चरण रज लेने के लिए भगदड़ मची। आपको लगता नहीं है कि इस देश के अंदर धर्म राजनीति में भी, और इंसान इतना परेशान है कि धर्म और अपने आप को बचाने के लिए उसकी शरण में वो कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए आप बाबा को कहीं ना कहीं तो दोषी है ना, उनका तो, उन्होंने अंधविश्वास को हटाया है। चरण रज वहां कभी नहीं ली जाती है। वो जूते पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, मोजे के बाद जूते पहनते हैं, जूते के बाद कालीन पर चलते हैं, नीचे नहीं चलते। हमारे नारायण साकारहरि कालीन से नीचे नहीं चलते, कभी गाड़ी पे चलते हैं, कॉर्पेट पे चलते हैं, रेड कॉर्पेट पे चलते हैं। सांसद और मंत्री क्या चलेंगे जो रेड कॉर्पेट, तुम्हारा चरण रज का कहां? हाँ, वो जैन मुनि होते, नंगे पैर चलते होते, रोड पर चलते होते, धूल में चलते होते, हम चरण रज मान लेते। न वहां कोई चरण रज बिकती है, ना कोई चरण रज की बात होती है। ये कि झूठा आरोप था और संतों पर लगा है, केवल नारायण साकारहरि पे नहीं। वो दलित समाज से आते थे, केवल इसलिए नहीं ऐसी बात।
लेकिन जाट समाज से आते हैं संत रामपाल जी बरवाला कांड। संत रामपाल जी बरवाला कांड हुआ 2014 में, मैंने वो पूरा केस लड़ा, 8 केसों में 22 बरी कराया। उन्होंने क्या गलती की? उनके लोग मरे, उनके लोगों की हत्या हुई, एक्सपायर्ड आंसू गैस, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले चलाए गए, बिना प्री प्लान के चलाए गए, और एक संत को गिरफ्तार करने के लिए वहां इतना सब कुछ किया गया सरकार का, और वो सरकार ने किया। क्या मतलब था उसका? क्या बनता था? जो संत रामपाल दास जी महाराज के साथ जिस तरह से आरोप भी तो लगे ना कि कहीं के साथ उन्होंने उत्पीड़न किया। ना कभी नहीं, ना ऐसा आरोप था। उनके भक्तों की भीड़ ने भी पुलिस पर हमला किया। भक्तों की भीड़ ने कभी हमला? कौन भीड़ पे भीड़ हमला? उनके लोग 950 लोगों पर देशद्रोह का केस लगा दिया गया। 18 लोगों पर, नाबालिग बच्चों को बालिग बना के किया गया। नेपाल से आए दर्जनों नेपाल से आने वाले भक्तों पर भारत में इंडियन पेनल कोड के तहत देशद्रोह का केस लगा दिया। ये फेलर था सिस्टम का, ये फेलर था हमारे सिस्टम का, जो हमने एक्सपोज किया। हाँ, वो हमें टाइम लगा कि जो देश में ही नहीं है, देश के ही नहीं, उन पर देशद्रोह कैसे लगा दोगे? वो तो अतिथि है, नेपाल से आए हैं, आश्रम में आए हैं, भक्ति के लिए आए, पूजा के लिए आए, आस्था के लिए आए, श्रद्धा के लिए आए, संत रामपाल जी के साथ आए हैं। तो ये भाव कंसेप्ट लोगों ने कह दिया। बीमार व्यक्ति को बना दिया, वारंट हो गए, एनबीडब्ल्यू हो गए, हाई कोर्ट जाना है। कहीं भाग रहे थे क्या? धर्म का कई बार इतना तुष्टिकर होता है, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। एक वारंट पर संत रामपाल दास जी के यहां बरवाला कांड कर दिया गया, लेकिन जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी के 50 एनबीडब्ल्यू वारंट थे, 50 से अधिक एनबीडब्ल्यू वारंट थे, विभिन्न कोर्टों में एनबीडब्ल्यू वारंट थे, लेकिन कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। कोई जामा मस्जिद के 7 चिड़ियां 8 चिड़ियां चढ़ के दिखा दे। कोई अधिकारी, उस समय पुलिस हेडक्वार्टर जामा मस्जिद के पास होता था, दिल्ली को दिखती थी पुलिस हेडक्वार्टर से जामा मस्जिद, लेकिन कोई दिल्ली पुलिस का ऐसा अधिकारी नहीं बना जो शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी को गिरफ्तार करने की जरूरत है। यह तुष्टिकरण होता है, यह भावना होती है। हिंदू संत को गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन इस्लाम और इससे जुड़े हुए लोगों में आपकी हिम्मत नहीं रहती है। मोदी जी का शासन है सर, मोदी जी का शासन है, मैं मानता हूं। मंदिर बन गया तो जामा मस्जिद और मौलाना पे भी तो कार्रवाई हो सकती, हुई नहीं, कहीं गिरफ्तार हुए तो कथनी और लेकिन फर्क है। कथनी में करनी फर्क नहीं, बहुत फूक फूक के कदम रखा जाता है। हिंदू संत के लिए बोल जाता है सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है। कभी कार्रवाई हुई क्या? हमने तो इस्लाम की भी लड़ाई लड़ी। हमने इस्लाम को मानने वाली बहनाएं, केवल एक मेरी बहन, 2 बहनें थी, रेशमा और शमीना, 2 बहनें मेरे भैया दूज पर राखी बांधती थी। उनमें से एक रेशमा और रक्षाबंधन पे भी राखी बांधती थी, भैया दूज पर टीका करती थी। बहन मानता था, बहन थी मेरी को पूरी तरह। लेकिन जब रेशमा को, जब वो 2 बच्चों से गर्भवती थी, जुड़वा बच्चे उसके पेट में थे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ चुकी थी, ट्विंस हैं, लेकिन उस समय उसके पति ने उसको निकालकर घर से बाहर कर दिया। एक दिन में बोल के तलाक 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 घर से बाहर कर दिया। उसका सजा सजाया घर, उसका सजा सजाया ड्राइंग रूम, उसकी सजी सजाई किचन, उसका सजा सजाया बेडरूम से वो बाहर निकाल दी गई। और उसके भाई धनबल, चैनबल और बाहुबल वाले थे, लेकिन वो सिर झुका के मेरे पास आ गए। मैंने कहा बहन, तेरी लड़ाई ये भाई लड़ेगा, तेरी राखी का बंधन और माथे के टीके के बदले भारत से, इंडिया से ट्रिपल तलाक क्वैश करा दिया, और क्वैश हुआ। हमने नहीं सोचा ये मुसलमानों के हित की बात है, हमने नहीं सोचा ये इस्लाम के लोगों की बात है, हमने नहीं सोचा। उस समय मैंने सोचा सर्वधर्म समभाव। अगर डॉक्टर AP सिंह को रेशमा राखी बांधती है तो डॉक्टर AP सिंह भी राखी की इज्जत करेगा, और भारत से ट्रिपल तलाक क्वैश। लेकिन सर, नेशनल फैमिली अफेयर रिपोर्ट्स कि हिंदू लोगों के ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनके लिए आप क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? हिंदू लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहां? नेशनल रिपोर्ट सब गलत है। हिंदू लोगों को केवल फंसाया जाता है, FIR होती है, झूठी FIR होती है, पैसे लेने के लिए, शोषण लेने। क्यों? क्योंकि इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला मंत्रालय है, महिला के लिए आइडेंटिटी छुपा के कोर्ट में पेश किया जाता है। पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं है, पुरुष थाना नहीं है, पुरुष मंत्रालय नहीं है, पुरुष एक शब्द नहीं कहीं बोल सकता, कहीं लिखित शिकायत नहीं दे सकता, किसी हेल्पलाइन पे कॉल नहीं कर सकता। पुरुष इस देश में सबसे अधिक पीड़ित है।
सबसे अधिक, दुनिया का सबसे अधिक पीड़ित रहने वाला पुरुष भारत में है। सबसे अधिक मारा जाने वाला, मौत कराने वाला, सबसे अधिक हत्याएं होने वाला इस देश में पुरुष रहता है। जिसकी हत्याएं होती हैं, ब्लैकमेल होता है, एक्सटॉर्शन होता है, झूठे केस लगाए जाते हैं, पॉक्सो रेप के केस लगाए जाते हैं, और ये सब पुरुष के साथ होते हैं। कोई समझने वाला नहीं, कोई सदन में नहीं बात उठाता। पुरुष आयोग के लिए सदन में चर्चा हुई, रखा गया बिल। सदन में तो राजपूतों की, ब्राह्मणों की भी बात कोई नहीं उठाता। दलितों से लड़ने के लिए राजनीतिक दल हैं, लेकिन राजपूत, भूमियार, कायस्थ, इनके लिए लड़ने के लिए कौन है सर? बीजेपी को एक तरफा वोट लोग करते जा रहे हैं, लेकिन आज सामाजिक तौर पर सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से परेशान सवर्ण समाज है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। इस पर आपका क्या स्टैंड? अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी सब दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिनको वोट कर रहा है स्वर्ण समाज। देखिए, SC/ST कमीशन है जी, सवर्ण आयोग क्यों नहीं? सवर्ण आयोग कमीशन है क्यों नहीं? कहां है समानता, कहां है समता, कहां है समरसता? ये तो बनानी पड़ेगी, सरकार को काम करना पड़ेगा। कुछ राज्यों में, हिमाचल हुआ, हरियाणा में हुआ, सवर्ण कमीशन बना है, उस पर काम होता है, लेकिन वो केंद्र में क्यों नहीं बन सकता? नहीं बन रहा है क्योंकि वो तो वोट आ रहे हैं, जब आ रहे, कोई कहेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई सदन में नहीं रहेगा, कोई अपनी मांग नहीं रखेगा, फिर क्या होगा? कोई क्यों देगा? धनंजय सिंह जौनपुर के पूर्व सांसद, उनको लोग कहना शुरू कर चुके हैं कोड इन ग्रीन, तमाम तरह के दबाव। उनका कहना है कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं। इस पूरे केस को आप किस रूप में देख रहे हैं? धनंजय सिंह इन्वॉल्व थे या उनको फंसाया? धनंजय सिंह को पूरी तरह से राजनीतिक साजिश, राजनीतिक षड्यंत्र, बदले की भावना, राजनीतिक रूप से अपमानित करना, सामाजिक रूप से अपमानित करना, आर्थिक रूप से अपमानित करना, इसके लिए उन पर एक केसों का अडंबार इकट्ठा किया जाता है और चुनाव के समय प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनका जनबल अच्छा है, उनका बाहुबल अच्छा है, उनकी न्यायप्रियता अच्छी है, उनकी लोकप्रियता अच्छी है, उनकी सामाजिक समरसता अच्छी है, उनका सभी जातियों में पूरा प्यार है, उनका महिलाओं, बच्चों सब में पूरा सम्मान है, उनके लोग उन्हें मानते हैं, वो सबके लिए समर्पित रहते हैं। धनंजय सिंह सबके लिए कार्य करते हैं। धनंजय सिंह इस बात की वजह से राजनीतिक दलों को पेट में हजम नहीं होता है कि धनंजय सिंह ऐसा व्यक्तित्व जो कैसे पूरी सामाजिक समरसता के आधार पर कार्य कर रहा है, इसलिए उनको ऐसे केसों में फंसाया जाता है। पूरी तरह से साजिश, षड्यंत्र। और उनके साथ नहीं, आप याद कीजिए 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी धर्मपत्नी सांसद रही, उनका बेटा विधायक, अब तो वर्तमान में उनका बेटा सांसद भी है। 55 स्कूल चलाने वाला, कितने अस्पताल चलाने वाला, राम जन्मभूमि मुक्ति यात्रा आंदोलन में आडवाणी जी का सारथी बनने वाला, हेलीकॉप्टर में भी बैठने वाला, हेलीकॉप्टर 2-2 रखने वाला, लेकिन जनसेवक है सर। राजनीति जनसेवा है। 55 स्कूल हैं, क्या करें पैसे का? खूब बांटते हैं, खूब दान करते हैं, खूब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से पहलवानों के लिए चांदनी चौक सदर बाजार से ड्राई फ्रूट टाटा 407 में भर के जाते थे। खुद का गौशाला खोला, उनको अच्छा दूध पिलाने के लिए विदेशों से कोच ला के रखे ब्रजभूषण शरण सिंह ने। आरोप तो लगा ना सर। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहते। आरोप नहीं, आरोप तो क्या पूरी साजिश रची गई, केवल आरोप नहीं था, साजिश था, षड्यंत्र था। और कुछ लोगों ने जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते थे, उन्हें ये इस बात का, वो कुछ ही परिवार थे जो चाहते थे हम ही WFI में रहें, हम ही पहलवानी में जाएं, हम ही मेडल लाएं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने WFI के अध्यक्ष रहते इस तथ्य को तोड़ दिया, इस मिथक को, और इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूमों के बच्चे, गरीबों के बच्चे पहलवानी में निकल के आए और उनको सिखाया, उनको पढ़ाया और वो मेडल लेके आए। उन्होंने ये कार्य किया, इसकी वजह से उनको भुगतान करना पड़ा। इसकी वजह से जब अच्छे कार्य करते हैं तो उसका भुगतान भी व्यक्ति को करना पड़ता है। और हमने वो केस लड़ा जनवरी 2023 से जुलाई 2024 तक, जुलाई 2023 तक लगातार इस बात को लड़ाई लड़ी गई और लड़ी नहीं गई, जीती गई। पटियाला हाउस की माननीय सेशन जज गोमती मनोचा जी ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा के पॉक्सो का केस खत्म किया। पॉक्सो जैसे केस दुरुपयोग हुए,
सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर पॉक्सो लगाया गया और उसके लिए जंतर मंतर पर आंदोलन किया गया, धरना दिया गया। उसी अशोका रोड पर कोठी थी ब्रजभूषण जी की, जो तो अभी भी है ना, अभी भी है, उसी रोड पर धरना दिया गया। धरना देने वाले कौन थे? हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हमारे माननीय सांसद संजय सिंह, हमारे माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष। ये लोग पहुंचे थे बिस्तर लेके, तकिया लेकर, मसंद लेकर, तो धनंजय सब सिंह कुछ को लेकर। ठाकुर होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। ये कई बार इस तरह की कीमत ऐसे लोगों को चुकानी पड़ती है, जनता साथ देती है। धनंजय सिंह के साथ उस क्षेत्र का गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सवार, व्यापारी, सब लोग साथ हैं, महिलाएं, पुरुष सब साथ हैं। पूरे केस में राहुल यादव का भी नाम है, जिस पर अखिलेश यादव की कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी धनंजय सिंह पे भी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आई। तो क्या यादव वर्सेस जो ठाकुर वाली एक राजनीति थी, धनंजय सिंह के सहारे वो फिर से उभार पर आ रही है? ब्रिजभूषण शरण सिंह के सहारे धनंजय सिंह के साथ हजारों यादव हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हजारों यादव हैं। ये लोग किसी एक जाति के नेता नहीं है। एक जाति से कोई 6 बार और पूरा परिवार सांसद और विधायक नहीं बन सकता। कि एक धर्म की राजनीति नहीं की, इन्होंने एक समाज की राजनीति की। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, हर दुखियारे की राजनीति की। जो दुखी आया, जो परेशान आया, जो अभावग्रस्त आया, जो जरूरतमंद आया, उसके लिए इन लोगों ने काम किया है और इसीलिए उनका परचम लहरा रहा है। बाहुबली तो आप कह सकते हैं, क्या वो हर समय कुश्ती थोड़ी लड़ते हैं? धनंजय सिंह क्या लठ लेके घूमते हैं? बाहुबली का मतलब क्या? उनकी बात मानते हैं लोग, उनका सम्मान करते हैं लोग, उनका आदर करते हैं। ऐसे लोग हैं धनंजय सिंह और ये ब्रजभूषण शरण सिंह। ये ना हो तो मुकदमों की अडंबार लग जाए लाइन। ये बचाते हैं पंचायतों के माध्यम से, समझौतों के माध्यम से, पारिवारिक समझौतों के माध्यम से, क्योंकि लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग आदर करते हैं। यह अपराध तो नहीं हो सकता, ये तो अच्छी बात है। पहले की प्राचीन परंपरा हमारी पंचायत थी। पंचायत में जो फैसले हो जाते थे तो मान्य होते थे। सबको पता है कि धनंजय सिंह की पगड़ी और ब्रजभूषण सिंह की पगड़ी अगर उठ के आई है यहां, अगर वो आके बैठे हैं, तो इसमें न्याय होगा, जस्टिस होगा। और वो जस्टिस डिले नहीं होगा, जो डिनाइल हो जाए, जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड नहीं होगा, ऐसा जस्टिस फॉर ऑल होगा, जिसमें सबको न्याय मिलेगा। राहुल यादव नेता माफ कीजिए, नेता प्रतिपक्ष की आपने बात की। अभी संसद में इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात हुई, एसआईआर का वो उन्होंने जिक्र किया कि वोट चोरी है। एसआईआर वाकई सर, क्योंकि जनता कंफ्यूज है कि जो चीज संवैधानिक संस्था करा रही है, चुनाव आयोग करा रही है, वो चोरी कैसे हो सकती है? आपके लिहाज से समझना चाहिए कि एसआईआर जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के आरोप है कि एसआईआर क्या वाकई वोट चोरी है, और क्या इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, लेकिन एसआईआर क्या वोट चोरी है क्या? एसआईआर मतदाता शुद्धिकरण, मतदाता वेरिफिकेशन है, संवैधानिक प्रक्रिया है, सरकार की नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रक्रिया है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो जमाने से चला रहा है प्रत्येक चुनाव कराने में, जिसमें इतने लंबे वर्षों तक कांग्रेस सरकार में रही। कांग्रेस ने कितने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों को, चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन, उनको सांसद बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया, चुनाव लड़ाया, गवर्नर बनाया। ये सब क्या था? उनके समय सारे बने हैं। टीएन सेशन भी रहे, बहुत लंबी फेहरिस्त। एक अच्छा चुनाव आयुक्त भी तो दिया ना सर चुनाव आयुक्त तो टीएन सेशन ने खुद अपने में किया, अपनी उन्होंने, वो नहीं चाहती थी कांग्रेस कभी इतनी सफाई हो। टीएन सेशन ने अपनी दम पर इस चुनाव की गंदगी को साफ किया। नहीं, आपको याद होगा पहले दिवालें 2 साल पहले बुक हो जाती थी। ये बीजेपी का कमल बन गया, ये साइकिल बन गई, ये हाथ बन गया, और ये बन गया, बस हाथी बन गया। ये बुक हो जाती है, कैंडिडेट डिक्लेयर होगा 2 साल बाद, दीवाल बुक हो गई। दीवाल मेरी, घर मेरा, स्कूल मेरा, कॉलेज मेरा, अस्पताल मेरा, दीवालें हमारी, बुक कर ली पार्टी ने। कौन होते थे? गंदगी फैला दी। लड़ियां पूरी बाजारें भर जाती थी। जहां इस ऑफिस में बैठे हो, मेन मार्केट है, पूरा झंडों से भर जाता था। हर घर में जबरदस्ती झंडा, बीजेपी के लगा तो कांग्रेस का लगा, गोली मारेंगे, तेरे मेरा झंडा नहीं लगा। इस तरह के वर्ड यूज किए जाते। उन्होंने सब कुछ सफाई कर दी, नीट एंड क्लीन कर दिया। आज उसका परिणाम दिख रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक संस्था है,
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि संवैधानिक संस्था है और उसके आदेश शुद्धिकरण के आधार पर होना चाहिए। याचिका लगी, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंसी के आधार पर सुना, हम लोग पेश हुए और बताई सारी बात। एसआईआर के आधार पर बिहार में चुनाव हुआ, बंगाल में भी हो रहा है एसआईआर, उत्तर प्रदेश में। आरोप तो यही है ना सर कि एसआईआर करा के जो उनके वोटर है उनको आप भगा दे रहे हैं। किसी वोटर को भगाया जा सकता है क्या? उनके नाम वही चुनाव, वही लिस्ट प्रधानी में होगी, समझिए आप। तो सुप्रीम कोर्ट में मरे हुए लोगों को जीवित खड़ा भी कर दिया। मैं बताता हूं, जो क्या ग्राम प्रधान तो पता होता ना हर वोट का, क्या ग्राम प्रधान वोटर लिस्ट खराब होने देगा अपनी? वहां तो ग्राम प्रधान, विधायक का चुनाव छोड़ दीजिए, सांसद का छोड़ दीजिए, हजारों सैकड़ों में होता है। ग्राम प्रधान तो 2 और 10 20 वोटों से भी जीत होती है, एक एक वोट से होती है, तो वो क्यों खराब होने देंगे? और अब तो 1 इलेक्शन 1 नेशन आ रहा है। प्रधानी का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव सब साथ होंगे, वो क्यों होने देगा? अपने एक वोट नहीं हटने देगा प्रधान। और बीएलओ तो गांव में रहता है, बूथ लेवल ऑफिसर लंदन से तो नहीं आता है, बूथ लेवल ऑफिसर का ट्रांसफर तो नहीं होता है, वो जौनपुर से सीतापुर तो नहीं आ रहा है, शाहजहांपुर से बरेली तो वही गांव का बीएलओ बूथ लेवल, तो उसे तो सब पता है। हाँ, अभी तक क्या होता, मर गए उनके ही वोट, शादी हो गई बहन बेटियों को उनके भी वोट, दिल्ली रहने लगे उनके भी वोट, मुंबई चले गए सपरिवार रहने घर बेच के उनके भी वोट। ये शुद्धिकरण है, ये वेरिफिकेशन है। और रोहिंग्या जो भरे पड़े हैं, घुसपैठिए भरे पड़े हैं बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में, उनके वोट बना दिए गए कुछ लोग उनके। ये इनको परेशानी इस बात से है, जो उन्होंने रोहिंग्या और घुसपैठिए बुला बुला के वोट बनवा लिए हैं, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। जो यहाँ थे ही नहीं, जो यहाँ रहते ही नहीं थे, जो सरकार को अस्थिर करते हैं, प्रदेश सरकार को अस्थिर करते हैं, लूट मार करते हैं, डकैती करते हैं, बहन बेटियों का भी तो लेके पेश हो जाते हैं। होम मिनिस्टर को चैलेंज किया कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका आप जवाब दे दीजिए। चुनाव आयोग ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तेजस्वी यादव बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, राहुल गांधी ने बोला, तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरा और मेरी पत्नी का वोट काट दिया गया, कि 1 घंटे बाद डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पटना में, आपका वोट ये है, आपने इतनी बार चुनाव इसी वोट से लड़ा, आपका बूथ ये है, पोलिंग ये है, इलेक्टोरल आईडी नंबर ये